तो आज हम ये जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के गठन के बारे में। तो मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा पूछा जाता है कि या कथन कह लें कि ये कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत बार कंपटीशन की परीक्षा में ये नारा पूछा जाता है कि यह जो नारा है किस महान शख्सियत ने दिया था। तो यहाँ पर उस नारे को हमने लाल मार्कर से ही चिन्हित कर रखा है। यहाँ पर लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो महज 21 वर्ष की उम्र में वो ICS की परीक्षा, यानी कि आज जैसे IAS की परीक्षा होती है, UPSC परीक्षा लेती है, उस समय ये ब्रिटिश भारत में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा इसे कहा जाता था, ICS। ये 21 वर्ष की ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी पर तैनात हुए, लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, पूरी तरह से वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए ICS पद से त्याग देने के बाद। 6 माह का, चूंकि असहयोग आंदोलन में शामिल होने के नाते उनको किसी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के नाते दोषी पाया गया और ब्रिटिश सरकार ने उनको 6 महीने का कठोर कारावास दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया कि 1940 के अंतिम दशक में, या यूं कह लें 1940 में, उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1940 तक वह उनको अपना प्रबल दुश्मन मानने लगी थी। किनको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब कुछ ऐसी घटना घटी कि 1 जनवरी 1940 में ब्रिटिश सरकार क्या कर लेती है, उनको नजरबंद कर लेती है कोलकाता में, उनके अपने ही घर में कोलकाता में। और नजरबंद करने के बाद 24 घंटे वहां पर ब्रिटिश सिपाहियों का पहरा रहता था। किसी तरह से वो क्या होते हैं, 1 जनवरी 1941 को अपने घर से भागने में सफल हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वह कोलकाता से जब भागते हैं, भागने के बाद एक पठान के वेश में अपने वेश को बदलते हैं, पठान का रूप धारण करते हैं और किसी एक व्यक्ति की मदद से वो सीधे काबुल पहुंचते हैं। काबुल पहुंचने के बाद किसी तरह से इटली पहुंचते हैं और इटली पहुंचने के बाद जर्मनी पहुंचते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ये लिख रखा है, काबुल, इटली और जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मनी पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात हिटलर से होती है। आप जानते होंगे कि हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, तो किसी तरह से हिटलर से उनकी मुलाकात होती है। हिटलर उनको हर तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए मदद करने का आश्वासन देता है। किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कारण क्या था? जर्मनी क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मदद देने का वचन देता है? क्योंकि आप जानते होंगे ये जो दौर है, 1941 की बात हो रही है, भाग करके किसी तरह से जर्मनी पहुंचते हैं। इटली, जर्मनी, ये जो दौर चल रहा है मित्रों, वो चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ये वही दौर है जो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध में हम बात करें तो इटली प्लस जर्मनी, ये लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटेन के खिलाफ इटली और जर्मनी लड़ रहे थे। ऐसी कंडीशन में ये हुआ कि जर्मनी ने पूरी तरह से मदद करने के लिए आश्वासन दिया। अब मामला ये फंसता है कि जो ब्रिटिश भारतीय थे, जो भारतीय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में शामिल होकर के सेना के रूप में वो लड़ रहे थे, तो जो ब्रिटिश सैनिक थे वो इटली के हाथों और जर्मनी के हाथों बहुत सारे सैनिक उस विश्व युद्ध में पकड़े गए थे।
तो विश्व युद्ध में पकड़े जाने के बाद जब हिटलर से और सुभाष चंद्र बोस से आपसी समझौता हो जाता है तो जर्मनी और इटली भारतीय सैनिकों को क्या करता है, पकड़े हुए सैनिकों को वो रिहा कर देता है, मुक्त कर देता है और उन सैनिकों से मिल करके एकजुट होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सेना बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं मुक्ति सेना। मुक्ति सेना का गठन किया जाता है। इसी दौरान एक भारत के महान क्रांतिकारी जिनका नाम है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस भी अपना पोशाक बदल करके, अपना रूप बदल करके, अपनी वेशभूषा बदल करके वो जापान में जापानी बन करके रह रहे थे। लेकिन घटना ये घटी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की मदद करने के लिए जापान भी क्या किया, विश्व युद्ध में हिस्सा ले लेता है। जर्मनी की मदद करने के लिए जापान भी क्या करता है, विश्व युद्ध में हिस्सा ले लेता है। अब जब यहाँ जर्मनी में पहले ही सुभाष चंद्र बोस से और हिटलर से तालमेल बन गया था, इटली से तालमेल बन गया था, अब जर्मनी की तरफ से जापान भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था, तो ये एक अच्छा मौका था कि रास बिहारी बोस जो चुपके से वेश बदल करके जापानी बन करके जापान में रह रहे थे वो अभी अब सामने आ गए थे। क्योंकि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। जब जर्मनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हाथ मिला लिया था और जापान भी क्या किया, उसकी मदद करने के लिए जर्मनी की विश्व युद्ध में हिस्सा ले लिया, तो रास बिहारी बोस भी क्या हुए, सामने आ गए। बाद में रास बिहारी बोस ने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में, यानी कि जर्मनी की जो राजधानी कैपिटल है टोक्यो में, भारतीय नेताओं की क्या करते हैं, एक बैठक बुलाते हैं, एक बैठक बुलाते हैं और उसी में क्या करते हैं, तमाम विचार विमर्श के बाद आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है, उसकी स्थापना की घोषणा की जाती है, स्थापना की घोषणा की जाती है, जिसमें से जो इटली और जर्मनी के द्वारा पकड़े गए ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे वो लगभग 50,000 भारतीय सैनिकों को, यानी सिपाहियों की क्या की जाती है, उसमें भर्ती की जाती है और वो सभी सिपाही क्या हो जाते हैं, आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर के आजाद हिंद फौज की तरफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में जून 1942 को रास बिहारी बोस पुनः एक बार भारतीय नेताओं को बुलाते हैं बैठक के लिए, जिसमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी आमंत्रित किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आमंत्रित किए जाते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, रास बिहारी बोस करते हैं। बाद में यह होता है कि किसी तरह से बचते बचाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 20 जून 1943 को टोक्यो पहुंचते हैं और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं। यानी कि रास बिहारी बोस वृद्ध हो चुके थे और वृद्ध होने के बाद जो आजाद हिंद फौज की जो कमान थी, जो उसकी अध्यक्षता की, जो उसका कैप्टन बने, वो बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस।